आज हम लोग हबीब तनवीर द्वारा रचित एकांकी कारतूस को पढ़ेंगे। लेकिन पाठ को समझने से पहले लेखक को समझना आवश्यक होता है। तो आइए सबसे पहले हबीब तनवीर साहब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हबीब तनवीर का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। वे नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। उसके बाद वे नाटक अकादमी ब्रिटेन में नाटक लेखन का अध्ययन करने चले गए। वहाँ से वापस लौटकर वे दिल्ली आए और यहाँ पेशेवर नाट्य मंच की उन्होंने स्थापना की। हबीब तनवीर नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे अनेक रूपों में अपनी प्रसिद्धि स्थापित की। हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्हें कई पुरस्कारों और फेलोशिप से नवाजा गया है। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। हबीब तनवीर के प्रमुख नाटकों में आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हीरमा की अमर कहानी प्रमुख है। उन्होंने वसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतरण भी किया था। नाट्य साहित्य के क्षेत्र में हबीब तनवीर का नाम प्रमुखता से आज भी लिया जाता है और उनके प्रति आज भी एक सम्मान बना हुआ है। विद्यार्थियों, हबीब तनवीर साहब नाटक के लिए ही जन्म लिए, नाटक में ही उन्होंने अपने जीवन को खपाया और नाटक में ही वे समाहित भी हो गए। तो बच्चों, आज हम उनके द्वारा लिखित इस एकांकी को पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले इस पाठ की पृष्ठभूमि को भी समझना आवश्यक है। जैसा कि आप पढ़ेंगे ही कि ये 1799 ईस्वी के समय की कहानी है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज कर रही थी, व्यापार कर रही थी, उसी के संदर्भ में है। तो हमारे देश में अंग्रेज व्यापारी के वेश में ही आए थे शुरू में, और उन्होंने यहाँ व्यापार भी किया था। लेकिन उनके इरादे हम भारतवासी समझ नहीं पाए थे। हम भारतवासियों के बारे में शुरू से ही कहा जाता है कि हम भावुक लोग हैं। हमारे यहाँ सबको जगह दी जाती है। जब आप जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे तो जयशंकर प्रसाद ने अपनी कविताओं में इसका उल्लेख भी किया है कि कैसे हम भारतवासी दूसरे देश के लोगों को, दूसरे लोगों को अपने यहाँ शरण देते हैं, अपनाते हैं। आपने ये भी देखा कि रामचरितमानस में भगवान राम के पास जब विभीषण आते हैं तो यह जानते हुए भी कि ये रावण का छोटा भाई है, भगवान राम ने किसी तरह का प्रश्न नहीं पूछा और उन्हें सीधे अपने हृदय से लगा लिया। तो यह भारतवासियों की एक तरह से बहुत अच्छी बात भी है और इससे हमें कई बार धोखा भी मिलता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में भी हम लोगों ने इस तरह की बातों को महसूस किया। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश की रियासतों पर धीरे धीरे कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उसकी नीयत खराब थी, लेकिन जब तक उसकी नीयत उजागर होती, वह एक शक्तिशाली संगठन के रूप में हिंदुस्तान में अनेक रियासतों पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने का प्रयास भी शुरू हो गए थे।
जब हमें पता चल गया कि इसकी नीयत हमारे देश पर कब्जा करना है, तो धीरे धीरे लोग जागरूक हुए और उसे खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हुए। इस पाठ को हम देखते हैं जब पढ़ते हुए, तो ऐसा लगता है कि यह जो क्रांति है 1857 में जो क्रांति हुई, उससे बहुत पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारत में क्रांति की आग सुलग रही थी। इसलिए कहा जाता है कि कोई क्रांति 1 या 2 दिन में नहीं होती, उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार की जाती है और वह पृष्ठभूमि धीरे धीरे आगे आकर क्रांति का रूप धारण कर लेती है। हम इसी संदर्भ में हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं जिसे हम जब समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि किस तरह से क्रांति हुई और उसकी पृष्ठभूमि कब से बन रही थी। तो लगभग 1799 की जो एक कहानी आपके समक्ष आज प्रस्तुत है एकांकी के रूप में, उसमें भी इस बात को हम लोग देखेंगे। तो इस पाठ में एक ऐसे ही क्रांतिकारी वजीर अली के बारे में बताया गया है। उनके जांबाज कारनामों का वर्णन किया गया है। वजीर अली एकमात्र उनका लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला वजीर अली एक दिलेर और निडर सिपाही था। उसका एक ही मकसद था कि किसी भी तरह अंग्रेजों को भारत से बाहर करना है। और आपको यह पता है कि जब हम किसी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो क्या वह हमारी बात सुनकर देश छोड़ देता है? नहीं, वह भी अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा हो जाता है। तो इस एकांकी में हम लोग यह देखेंगे कि किस प्रकार वजीर अली को पकड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत चक्रव्यूह की रचना की हुई है और उस व्यूह में वजीर अली को कैसे गिरफ्तार कर लिया जाए और उस क्रांति की आग को ठंडा कर दी जाए, इस बात को लेकर हबीब तनवीर साहब हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। विद्यार्थियों, हम लोग इस पाठ को एकांकी के रूप में पढ़ते हैं। एकांकी क्या है? सबसे पहले हमारे मन में यह सवाल आता है पढ़ते हुए कि आखिर नाटक है और नाटक में एक एकांकी आ गई, तो ये नाटक और एकांकी क्या है? यानी नाटक 1-1.5 घंटे का एक संपूर्ण दृश्य काव्य होता है जिसमें 1 से लेकर 3-4 अंक तक होते हैं और उसमें फिर कई दृश्य होते हैं और उन दृश्यों के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन को मंच पर उपस्थित किया जाता है। लेकिन एकांकी 1 अंक का दृश्य काव्य होता है जिसमें एक ही कथा होती है और कुछ पात्र होते हैं। इसमें बहुत अधिक पात्र भी नहीं होते और उसका एक विशेष उद्देश्य भी होता है जिसकी अभिव्यक्ति अनिवार्य होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 5 से 10 मिनट की कोई अभिव्यक्ति दे रहे हैं, मंचित हो रहा है कोई एकांकी और उसका कोई उद्देश्य ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। बिना उद्देश्य का कोई कार्य होता ही नहीं है। तो इसलिए इस एकांकी का भी एक उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य को लेकर जो लेखक है वो एकांकी की रचना करता है। तो कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभाव छोड़ने का लक्ष्य लेकर लेखक इसे लिखता है। हम आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि जिस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं वह एक एकांकी है, क्योंकि इसमें 1 अंक है, दृश्य है और इसमें एक ही कहानी है। कुछ पात्र हैं जैसे कर्नल, लेफ्टिनेंट, सवार और सिपाही, बस ये 4 चरित्र हैं इसमें और इन्हीं चरित्रों को लेकर कथा बुनी गई है। यह 1799 की कहानी है। रात का समय है। गोरखपुर के जंगल में
अंग्रेजों के शिविर का अंदरूनी हिस्सा है, जहां लेफ्टिनेंट और कर्नल के बीच वजीर अली को पकड़ने तथा उससे संबंधित बातचीत होती है। आप जब पाठ को पढ़ेंगे तो शुरू में ब्रैकेट में संकेत दिए गए हैं। आपको यह संकेत समझने की आवश्यकता है, क्योंकि एकांकी हो, संवाद हो या नाटक हो, उसमें दृश्य संकेत और भाव संकेत इस दोनों को समझना अनिवार्य होता है। और दृश्य संकेत और भाव संकेत को बिना समझे हुए आप संवाद, एकांकी या नाटक को उसके उचित निर्देशन के तहत ही मंचित कर सकते हैं। इसलिए लेखक द्वारा जो निर्देश दिए होते हैं, उन निर्देशों को हमें अपनाने की आवश्यकता होती है। तो पाठ के आरंभ में जो दृश्य संकेत है उसे आपको समझना है, और फिर जहाँ जहाँ भाव संकेत आएंगे उसे भी आपको समझना है। लेकिन मैं अभी आपको इस कहानी का जो एक संक्षिप्त सार है इस पाठ का, वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद फिर इस पर आपसे चर्चा होगी बीच बीच में। वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने कर्नल कॉलिंज और लेफ्टिनेंट तथा सिपाहियों के साथ गोरखपुर के जंगल में डेरा डालने का आदेश दिया था। जंगल में डेरा डाले हुए उन्हें महीनों हो गए थे, लेकिन वजीर अली अभी तक उनके पकड़ से आज़ाद था। वजीर अली के कारनामे वे रोज़ सुनते थे और उन्हें उसके कारनामे सुनकर इंग्लैंड के रॉबिन हुड की याद आ जाती थी। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि रॉबिन हुड कौन था? तो रॉबिन हुड एक ऐसा व्यक्ति था ब्रिटेन में जो गरीबों के बीच बहुत ही लोकप्रिय था, क्योंकि वो अमीरों को, शोषकों को लूट लेता था और उसे लूटकर उसका धन गरीबों में बांट देता था, जिससे गरीब बड़े प्रसन्न रहते थे। वो अपने लिए कुछ नहीं करता था, वो जो कुछ भी करता था समाज में गरीब और शोषित व्यक्तियों के लिए करता था। ठीक वही स्थिति यहाँ वजीर अली के संदर्भ में भी कही जा सकती है, क्योंकि वजीर अली को पूरे अवध के लोग, पूरे अवध की जनता वैसे ही प्यार करती थी जिस तरह से रॉबिन हुड के बारे में कहा जाता था। लेकिन लेफ्टिनेंट के पूछने पर कि सआदत अली कौन है, कर्नल बताते हैं कि सआदत अली आसिफ उदौला का भाई है और वजीर अली का दुश्मन है, क्योंकि आसिफ उदौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी और इसलिए सआदत अली यह समझ रहा था कि आसिफ उदौला के बाद अवध का नवाब वो बनेगा। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। आपको यह भी मैं बताना चाहूँगा कि आसिफ उदौला बूढ़ा हो चला था, अवध के तख्त पर बैठा हुआ था और बुढ़ापे तक उसे कोई संतान नहीं हुई थी। तो यह तय हो गया था कि आसिफ उदौला के बाद अब सआदत अली इस तख्त पर बैठेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम कुछ और सोचते हैं और ईश्वर कुछ और सोचते हैं। बुढ़ापे में आसिफ उदौला को एक लड़का पैदा हुआ और अवध को उसका बादशाह मिल गया। लेकिन वजीर अली के पैदाइशी को सआदत अली ने अपनी मृत्यु के समान समझा, क्योंकि वो यह समझ रहा था कि अवध के तख्त पर आसिफ उदौला के बाद मैं बैठूंगा। लेकिन वजीर अली के पैदा हो जाने से उसके इस अरमान पर पानी फिर गए थे। अब उसके सामने कोई विकल्प नहीं था। लेकिन आप पढ़ते हैं इतिहास में कि लोगों ने तख्त के लिए अपने भाई तक को कत्ल कर दिया। सआदत अली भी अंग्रेजों के साथ मिल गया। आसिफ उदौला के मृत्यु के बाद वजीर अली अभी छोटा था, बहुत बड़ा नहीं था,
तो सआदत अली ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर वजीर अली को उसके तख्त से हटा दिया और उसके बाद से ही ये कहानी शुरू हो गई। तो कर्नल बताता है कि सआदत अली कौन है? अंग्रेज़ों का दोस्त है और वह बहुत ऐश पसंद आदमी है। दो तरह के शासक होते हैं, एक वह जो अपने प्रजा से, अपने राज्य से, अपनी मिट्टी से बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं, और एक दूसरे तरह के शासक होते हैं जो ऐश करने के लिए, मज़े करने के लिए राजा बनना चाहते हैं। तो लेखक ने यहाँ इस दो तरह के चरित्र को हमारे सामने रखा है। अंग्रेज़ों ने सआदत अली को अवध का नवाब बना दिया और वजीर अली को वहाँ से हटाकर बनारस शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ उसे 3 लाख रुपया सालाना देने की बात की गई और वहाँ उसे आराम से रहने के लिए कहा गया और अवध के तख्त से दूर रहने की बात की गई। वजीर अली ने अफ़गानिस्तान के शासक को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि वजीर अली चाहता था कि किसी तरह अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ा जाए। इसका उत्तर देते हुए कर्नल कहता है कि हिंदुस्तान पर आक्रमण सबसे पहले अफ़गानिस्तान को टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वजीर अली ने, और उसके बाद शमसु-उद-दौला ने भी इसे दिल्ली बुलाया था। शमसु-उद-दौला के बारे में कर्नल बताता है कि वह बंगाल का नवाब का भाई है और वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। इस तरह पूरे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ बगावत की लहर दौड़ रही थी। आप सोच सकते हैं कि अवध में वजीर अली, मैसूर में टीपू सुल्तान, बंगाल में शमसु-उद-दौला और अफ़गानिस्तान से शाह जमा को बुलाने की बात हो रही थी। तो उस समय लगभग 1799 ईस्वी के समय में ही अंग्रेज़ों के खिलाफ एक लामबंदी शुरू हो गई थी, और अगर यह लामबंदी कामयाब होती तो कर्नल लेफ्टिनेंट को बताता है कि यह जो लामबंदी है और अगर यह कामयाब हो जाती है तो बक्सर के युद्ध में और पलासी के युद्ध में, आप इतिहास में पढ़े होंगे कि भारत में अंग्रेजी सत्ता का जो स्थापना हुई वो पलासी के युद्ध के साथ ही हुआ। अगर पलासी के युद्ध में अंग्रेज हार जाते तो शायद इतिहास कुछ और लिखा जाता, लेकिन यहाँ लेखक कहता है कर्नल के माध्यम से कि ये जो बक्सर और पलासी का युद्ध था, इसमें लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में जो अब है वह खो बैठेगी, क्योंकि यह जो लामबंदी हो रही है इसमें अंग्रेज हो सकता है कि हार जाएं। वजीर अली की आज़ादी इसीलिए अंग्रेज़ों के लिए बहुत खतरा थी और इसी की वजह से वो चाहते थे कि किसी भी हाल में वजीर अली को गिरफ्तार कर लिया जाए। कर्नल बताता है कि पूरी फौज लेकर वजीर अली का पीछा कर रहे हैं और वह वर्षों से उसकी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में घूम रहा है, पर पकड़ में वह नहीं आ रहा। कर्नल एक वकील के कत्ल का किस्सा बताता है। कहता है कि जब वजीर अली को बनारस शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ भेज दिया गया और 3 लाख रुपए सालाना उसे देने की बात की गई थी कि आप आराम से आ रहे हैं, आपको 3 लाख रुपया अंग्रेज सरकार देगी साल की और आप उसमें अपना खर्च निकालें। लेकिन कुछ महीनों बाद ही गवर्नर जनरल वजीर अली को कोलकाता बुलाता है। वजीर अली के मन में तो वैसे ही पहले से ही नफरत भरी हुई थी, और जब वह वकील के पास पहुंचता है और वकील उसे कहता है कि आपको गवर्नर जनरल ने बुलाया है, वजीर अली उसे पूछता है कि गवर्नर जनरल बार बार मुझे कोलकाता क्यों तलब करता है, वो शिकायत करता है। तो वजीर अली को वकील भला बुरा सुना देता है और वजीर अली को गुस्सा आ जाता है और वजीर अली अपने तलवार से उसी समय उस वकील का काम तमाम कर देता है। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के वकील का कत्ल कर देना इतना भी आसान काम नहीं है।
जैसे ही वजीर अली ने वकील का कत्ल किया, उसे यह पता चल गया, उसे यह महसूस हुआ कि अब मेरी हिफाजत यहाँ नहीं हो सकती। इसलिए उसने तुरंत अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया और आजमगढ़ के शासक ने अपनी हिफाजत में उसे घाघरा तक पहुंचा दिया और अब वह अपने विश्वस्त साथियों के साथ इसी गोरखपुर के जंगल में भटक रहा है और वह इंतजार कर रहा है कि किसी भी तरह वह यहाँ से नेपाल पहुँच जाए और वहाँ पहुँचकर अफ़गानिस्तानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए और जब सआदत अली को हटाकर खुद अवध का राज करे और उसके बाद अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से वह खदेड़ दे। बच्चों, तो इस तरह से जब कर्नल लेफ्टिनेंट को ये कहानी बताता है कि क्या मकसद है वजीर अली का इस जंगल में होने का, तभी उसी समय एक सिपाही आकर कर्नल को बताता है कि दूर से धूल उड़ती दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि कोई काफिला चला रहा है। यहाँ हबीब साहब ने वजीर अली के आने की बात यहाँ की है, लेकिन वह क्या है, एक तरह से धूल उड़ना, यानी एक पूरा का पूरा एक व्यक्ति बनाम एक पूरी फौज की टुकड़ी, यानी यह वह प्रतीकात्मकता है कि उसकी ताकत कितनी है। कर्नल सभी को चौकन्ना रहने का आदेश देता है। लेफ्टिनेंट और कर्नल देखता है कि केवल एक ही आदमी आ रहा है। कर्नल सिपाहियों से उस पर नज़र रखने को कहता है। वह इंसान इजाज़त लेकर कर्नल के सामने मिलने उससे अंदर आ जाता है और एकांत की मांग करता है, जिस पर कर्नल सिपाही और लेफ्टिनेंट को बाहर भेज देता है। वह कर्नल से कहता है कि हमें 10 कारतूस चाहिए। कर्नल पूछता है किस लिए, तो उसे लगता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करवाने के लिए इसे 10 कारतूस ले रहा है। कर्नल उसे कारतूस दे देता है। जब वह कारतूस लेकर जाने लगता है तब कर्नल उससे उसका नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वह सवार अपना नाम बताता है, वजीर अली। और वजीर अली का नाम सुनकर कर्नल हक्का बक्का रह जाता है। वह इंसान चला जाता है। तब लेफ्टिनेंट के पूछने पर कि वह कौन था, तब कर्नल दबी आवाज़ में खुद से कहता है कि एक जांबाज सिपाही। इस तरह यह एकांकी बहुत सारे अर्थों को छोड़कर समाप्त हो जाती है। विद्यार्थियों, आपको यह समझने की आवश्यकता है कि वजीर अली अंग्रेज़ों के लिए किस तरह की चुनौती था। जांबाज कहने का क्या अर्थ होता है? जांबाज वह व्यक्ति होता है जो अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं हिचकता है। आपने देखा कि किस तरह से वजीर अली यह जानते हुए भी कि जंगल में लेफ्टिनेंट और कर्नल अपने सिपाहियों के साथ मुझे पकड़ने के लिए महीनों से खेमा डाले हुए हैं, बिना भयभीत हुए उस खेमे में अकेला आता है और कर्नल से 10 कारतूस हासिल कर लेता है और उसे नाम भी अपना बता देता है और साथ में यह भी कह देता है कि मैं तुम्हें इसलिए गोली नहीं मार रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे 10 कारतूस दिए हो। यानी ये उदारता भी अपनी दिखाता है। तो नायक जो होता है, उस नायक के भीतर ये सारे गुण होते हैं कि वह वीर भी होता है, वह साहसी भी होता है, वह उदार भी होता है, उसके भीतर दया और करुणा की भावना भी होती है और वह देशभक्त भी होता है। तो वजीर अली एक सच्चा देशभक्त था। जब हम इस एकांकी को पढ़ते हैं तो इसमें कई ऐसे शब्द, कई ऐसी पंक्तियां हमारे सामने आती है जिसमें हमें उसे समझने की आवश्यकता है। जैसे वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। यह जो चुनौती है, भूत क्या है? भूत एक मीथ है कि भूत होता है। भूत होता कुछ नहीं है, लेकिन एक मीथ है। उसके बारे में कहा जाता है कि उसका शरीर नहीं है, वह दिखाई तो देता है, एहसास भी होता है, लेकिन हम उसे छू नहीं सकते। तो इसी तरह
वजीर अली उस भूत की तरह है जो कभी भी कहीं भी उपस्थित हो जाता है, लेकिन उसे न कोई पकड़ सका है और न कोई पकड़ सकता है। इसलिए लेफ्टिनेंट और कर्नल जब बात करते हैं तो वो वजीर अली की तुलना भूत से करते हैं। ठीक इसी तरह मुट्ठी भर आदमी और यह दमखम, इस पार्ट्स में इस वाक्य से यह अर्थ ध्वनित होता है कि लड़ाई या मुकाबला संख्या बल से नहीं की जाती, साहस से की जाती है। आपके भीतर रण कौशल कैसा है, आपके पास बुद्धि कैसी है और आपको अपने देश पर मर मिटने का कितना साहस है। हम वजीर अली को देखते हैं कि चंद जान इशारों के साथ, जान इशार किसे कहते हैं? जो जान न्योछावर करता हो। चंद जान इशारों के साथ वह आगे बढ़ता है और अंग्रेजों को नाको दम कर देता है। इस तरह से हम इस पूरे पाठ को जब देखते हैं तो हमें वजीर अली के बारे में यह पता चलता है कि वह एक सच्चा देशभक्त है, वह साहसी है और वह अपने कारनामों से जनता को अपने पक्ष में किए हुआ है और वह अंग्रेज़ों के खिलाफ 1799 ईस्वी में 1857 की क्रांति से बहुत पहले एक अलग तरह की लहर बनी हुई थी जिसमें अंग्रेज़ों को खदेड़ने की बात की गई थी। हबीब तनवीर साहब ने वजीर अली के चरित्र के माध्यम से हम सभी को एक सच्चे देशभक्त, साहसी व्यक्ति और अपने मिट्टी को प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करके भी अपने लक्ष्य से जरा भी डिगने वाले व्यक्ति के तौर पे खड़ा किया है। तो हमें भी अपने जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, अपने कर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति प्रतिबद्ध रहने की आवश्यकता है और हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है कि आप इस पाठ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आने वाली परीक्षा में आप अच्छे से इसका उत्तर लिख सकेंगे। मैं आपके सामने जो 2-4 महत्वपूर्ण प्रश्न भी रखता हूँ, आप उन प्रश्नों को सुनिए और कोशिश करिए कि इसका आप अभ्यास भी करें लिखने की। जंगल की जिंदगी खतरनाक क्यों होती होगी? दूसरा प्रश्न, वजीर अली को पकड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार इतनी मुस्तैद क्यों थी? वजीर अली को जांबाज सिपाही क्यों कहा गया है? आप कैसे कह सकते हैं कि कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में लहर थी? और अंतिम प्रश्न है, कारतूस को नाटक न कहकर एकांकी क्यों कहा जा सकता है? विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आप इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। आप इन प्रश्नों के उत्तर देने में भी सक्षम होंगे, आप इसका वर्णन भी कर सकेंगे और इसके प्रत्येक चरित्र के भीतर जो मानवीय मूल्य है उसको भी आप समझ गए होंगे और हबीब तनवीर की भाषा, संवाद, पात्र योजना और उनके ध्वनि संकेतों और भाव संकेतों को भी आप भली भांति समझते होंगे, समझेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।